हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जयशंकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं की बात के एपिसोड नंबर 2 में। आज हम बात करना चाहते हैं जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी एंड उनका डेलीगेशन जो कि गया हुआ है अभी पोलैंड और यूक्रेन। वहां पे उन्होंने विजिट की और जो समिट डायलॉग होता है वो भी उनके जो भी लीडर्स हैं उनके साथ किया। पोलैंड से हमारा एक पुराना रिश्ता है। पोलैंड में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद करीब 50,000 लोग विस्थापित हुए थे, उस समय हमारे देश ने उनको मदद की थी, इसलिए वो लोग अभी भी हमारा एहसान मानते हैं, हमें काफ़ी सम्मान देते हैं। हालांकि हमारा सभ्यता जो रहा है हमेशा से मानवता के कल्याण के लिए ही रहा है। अगर भारत का इतिहास हम उठा के देखेंगे तो भारत ने कभी भी किसी के ऊपर अटैक नहीं किया, किसी की ज़मीन को कब्जा करना या अननेसेसरी लड़ाई करना, लोगों को मारना, ये कभी भी हमारा कल्चर नहीं रहा है। तो कल जो अपना डेलीगेशन है वो पहुंचा था यूक्रेन में। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं मिस्टर व्लादिमीर जेलेंस्की, उनके साथ और उनकी टीम के साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर ने डायलॉग किया। करीब 20 आवर्स ट्रेन की जर्नी करके जो डेलीगेशन है पहुंचा यूक्रेन में। और शायद भारत के प्रधानमंत्री ये पहले होंगे जो कि यूक्रेन की विजिट किए हैं। हालांकि जब से ये लड़ाई चालू हुई है यूक्रेन और रसिया की, हमने मिडिल मैन के रूप में ट्राई किया, डायलॉग के थ्रू ये लोग अपने जो मैटर है उसको सॉल्व कर सकें। लेकिन जो फैक्ट बताता है वो है कि हमने इसी बीच रसिया से बहुत सारा ऑयल ख़रीदा, जो कि यूक्रेन को बुरा लगता है। बुरा लगे भी क्यों ना, क्योंकि अगर कोई भी कंट्री वार करता है, लड़ाई करता है, तो पैसे से ही लड़ता है, पैसे से ही सारे संसाधन अपना जुटाता है। हमारी तरफ से जो कि यूएसएसआर आज के टाइम में जो रूस है, उसने हमारे बुरे टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मदद किया था जब पूरी दुनिया हमारे अगेंस्ट में थी। उस समय जो पश्चिमी देश थे, यूएस था, अमेरिका था, वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तान को, लेकिन रसिया हमारी तरफ रहा है हमेशा से। चाहे मिलिट्री पावर हो, चाहे हमारे लोगों को खाने पीने की जो संसाधन थे, अनाज नहीं थे उस समय भी, उसने काफ़ी मदद किया था। तो हमारा भी एक ड्यूटी बनता है कि अगर जब हमारा फ्रेंड किसी मुसीबत में हो तो हम उसको मदद करें। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि क्या ये सही है? हम आज के जो रूस है या जो उनके राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, क्या उनको हमें हेल्प करना चाहिए था? अगर मेरा पर्सनल व्यू देखेंगे तो मुझे लगता है कहीं न कहीं हमने कुछ गलत किया उनको मदद करके। यूक्रेन जो लड़ाई लड़ रहा है वो लड़ रहा है पश्चिमी देशों की तरफ से, और रूस लड़ रहा है जो लड़ाई वो अपने हित के लिए लड़ रहा है, और काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट उसको चाइना का है। आज का रूस बहुत ज़्यादा डिपेंड है चाइना के इकोनॉमी के ऊपर। चाइनीज लोग वहाँ से बिजनेस ज़्यादा करते हैं, सारी चीज़ें उनसे लेते हैं और सारी चीज़ें उनको बेचते हैं। मेनली जो रूस मदद करता है वो हथियार की टेक्नोलॉजी में, पेट्रोलियम में, और जो नेचुरल गैस के रिसोर्स है उसके पास में। हालांकि इंडिया और चाइना को अगर ग्रो करना है तो उसको सस्ते ऑयल और सस्ते गैस चाहिए, इसको डिनाई नहीं किया सकता। चाइना का अपना हित है रसिया के साथ रहने में कि वो वेस्टर्न कंट्रीज और यूएस से उसका अपना मतभेद है, और मतभेद होगा क्योंकि चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है और रूस में भी डेमोक्रेसी नहीं है। जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ का कंडीशन हम देख सकते हैं कि वहाँ के नागरिक काफ़ी ज़्यादा दबे हुए फील करते हैं कि क्योंकि सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। पब्लिक सिलेक्टेड लोग वहाँ पे राज नहीं करते, वहाँ पे शासन नहीं चलाते हैं। हमारे लिए क्या सही था कि हम न्यूट्रल रहते, न रसिया के फेवर में न यूक्रेन के फेवर में। हालांकि हम बोलते हैं कि हम न्यूट्रली हैं, हम ना रसिया फेवर में ना यूक्रेन के फेवर में,
और हमारी तरफ से हमेशा ये बोला गया कि हमें जो है उनको शांति से बात करने के लिए हम लोग हमेशा प्रेरित करते रहे हैं दोनों पार्टी को। लेकिन जो यूक्रेन की गलतियां हैं वो है कि वो नाटो जो एक संगठन है उसमें वो सदस्य बनना चाहता है, और नाटो जो कि अगर सदस्य बन गया यूक्रेन तो सीधे रसिया के बॉर्डर पे एक नाटो कंट्री रहेगी। और नाटो ट्रीटी जो बोलती है, संधि बोलती है, उसमें ये है कि अगर आप कुछ भी एक मेंबर पे अटैक होता है तो यानी कि पूरे सारे जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर अटैक माना जाएगा और वो सब लोग मिलके ये अटैक करेंगे उसके अगेंस्ट में। हालांकि ये रसिया के लिए काफ़ी डेंजरस था कि उसके सीधे दरवाजे पे नाटो आके खड़ा हो जाए। नाटो जो संधि है और जो कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादातर यूरोप से हैं, उसमें यूएसए जो है अमेरिका, वो भी उसमें पार्ट है। पार्ट क्या बोल सकते, वही उसका लीडर है। अगर सारा युद्ध हम समझने जाएंगे तो उसके पीछे यही है कि पूरा यूएस लगा हुआ है रसिया के अगेंस्ट में, और जो ये लड़ाई लड़ रहा है यूक्रेन नहीं लड़ रहा है, पूरा यूरोप एंड अमेरिका लड़ रहा है। हालांकि बहुत बड़े लेवल पे ये लड़ाई नहीं है, जो लड़ाई है एक बॉर्डर तक ही सीमित है, बमबारी होती है दोनों तरफ से लोग मर रहे हैं। ज़्यादातर यूक्रेन के जो आम नागरिक है वो मर रहे हैं। यूक्रेनियन प्राइम मिनिस्टर जो मिस्टर जेलेंस्की हैं, उन्होंने काफ़ी बार रिक्वेस्ट किया इंडिया से कि आप रूस से तेल ना खरीदें, पेट्रोलियम ऑयल जो उसको ना खरीदें और उसको पैसे सहयोग ना करें। हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पे महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हमें जो है सस्ता तेल चाहिए, और रूस जो है हमें सस्ते तेल दे रहा है, इसलिए हम लोग उसको बाई करते हैं। और हमारी इकोनॉमी जो कि ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो हमें कैसे भी करके वो तेल यूज करना पड़ेगा और उसको अपने लोगों को सस्ते दाम पे पहुंचाना पड़ेगा और अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना पड़ेगा। हालांकि एज ए सिटीजन हम लोग सस्ते ऑयल नहीं खरीद रहे हैं, ऑयल अभी भी महंगा है, लेकिन एक कंट्री जब ग्रो करता है तो वहाँ पे चीज़ें ऐसे रहेंगी, क्योंकि आपको ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए होता है, और पैसा आप अपने नागरिकों से ही ले करके अपने कंट्री का ग्रो करते हैं। तो हमारी सरकार भी शायद वैसे ही कर रही है, जो कि पेट्रोलियम के थ्रू पैसा हमसे ले करके जो भी जन कल्याण के काम है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर पैसे लगा रही है। देश को ग्रोथ की ज़रूरत है, ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए, और बहुत ज़्यादा पैसे हम बाहर से नहीं ला सकते, लोन पे ले करके काम नहीं कर सकते, ये भी एक फैक्ट है। तो गवर्नमेंट की अर्निंग काफ़ी बढ़ी है जब से गवर्नमेंट सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रही है। सारे जो उनके देखेंगे टैक्स कलेक्शन है, चाहे जीएसटी के रूप में हो चाहे इनकम टैक्स के रूप में हो, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, और सारे नागरिक उसमें सहयोग भी कर रहे हैं। हालांकि अभी भी जो स्पीड है हमारे ग्रोथ का उसको और हम लोग बढ़ा सकते हैं, अभी बहुत स्कोप है। ये भी फैक्ट है कि हमें सस्ते पेट्रोलियम की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है, जो कि हम लोग ले रहे हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे जो हमारा सभ्यता रहा है, हमारा कल्चर है, वो कभी भी हिंसा को सपोर्ट नहीं किया है, और रूस कहीं न कहीं कुछ न कुछ जाति जरूर किया है यूक्रेन के साथ में। यूक्रेन जब भी यूएसएसआर अलग हुआ था तो यूक्रेन काफ़ी रिच कंट्री था, उसके पास में न्यूक्लियर वेपन्स थे, जो कि यूएस और रशिया ने उनके साथ संधि किया, और उससे सारे जो एटॉमिक वेपन्स थे उसको रशिया ने ले लिया या यूएस ने ले लिया, ताकि उसके पास एटॉमिक बम या एटॉमिक न्यूक्लियर वेपन्स जो बोलते हैं वो न रहे। रूस की ये बहुत बड़ी चालाकी थी, और यूक्रेन का ये बहुत बड़ा एक गलती था। रूस ने उसको प्रॉमिस किया था
या संधि में ऐसे लिखा था कि अगर यूक्रेन को कोई खतरा होगा तो रूस मदद करेगा। आज उल्टा है, जो मदद करने वाला था उसने ही उनके ऊपर अटैक कर दिया और उनको जो है आज ये जीवन देखना पड़ रहा है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि शक्ति ही शक्ति की पूजा करती है। अगर आप बलवान हैं तो दूसरा जो बलवान आदमी होगा वो आपको रिस्पेक्ट करेगा, लेकिन अगर आप कमज़ोर हैं तो आप दबाए जाएंगे। यूक्रेन के साथ वही हुआ। यूक्रेन दब रहा है रूस से, और जो पश्चिमी देश हैं उसको एज ए कठपुतली बना करके पैसा हथियार दे करके उसको लड़ा रहे हैं। लेकिन मरने वाले जो नागरिक हैं वो यूक्रेनियन है, कोई बाहर से नहीं है। समझदारी दोनों में यही है कि दोनों देश आपस में बैठ करके डायलॉग करें, जो भी इनके कंसर्न है उसको लेकर के डिस्कस करें और इस मुद्दे को सॉल्व करें। हालांकि जो रिपोर्ट्स मैंने देखी हैं उसमें व्लादिमीर पुतिन बोलते हैं कि जो भी जगह हमने हड़पा हुआ है, यानी जो खार्किव रीजन है, एक जापाजिया कुछ करके है, क्रीमिया है, जो यूक्रेन से उन्होंने अटैक करके ले लिया था, उसको बोलते हैं मैं वापस नहीं करूँगा। अब वो हमने रसिया फेडरेशन जो है उसका हिस्सा बना लिया है। लेकिन ये गलत है। अगर आपके कंट्री में रशियन बोलने वाले हैं, यूक्रेन में रशियन बोलने वाले हैं, रशियन रिलीजन को फॉलो करने वाले हैं, तो क्या ये सही है कि आप उस पर अटैक करके उस रीजन को आप अपनी कंट्री में मिला लो? जब यूएसएसआर का जो विघटन हुआ था मिखाइल गोर्बाचोव के टाइम पे, तो जो समझौता था उसके हिसाब से ये रीजन्स यूक्रेन के अंदर आते हैं। लेकिन उसको ज़बरदस्ती मिस्टर व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेनाएं लगा करके उसको हड़प लिया, और अभी कहते हैं कि हम लोग उसको वापस नहीं करेंगे। हालांकि रिसेंट में भी यूक्रेन ने स्ट्रेटजी बदली और उनके जो रसिया फेडरेशन के कुछ पार्ट हैं जिनको कुर्स्क बोला जाता है, उस रीजन में भी अपनी सेनाएं भेज करके उन्होंने कुछ कब्जा किया हुआ है। और वो शायद इस तरह से डायलॉग बढ़ेगा आगे कि आप हमारे हिस्से को वापस करिए, हम आपके हिस्से को वापस करेंगे, नहीं तो हम भी आपके हिस्से को कंट्रोल करके रखेंगे। सच्चाई ये है कि अभी वहाँ पे यूक्रेनियन सेना ने अटैक किया और उस रीजन को कब्जे में ले लिया अपने, जो कि रसिया का पार्ट था। अभी शायद टीट फॉर टैट जैसे के साथ तैसा ये व्यवहार चल रहा है। अभी आते हैं हमारी बात, भारत की बात में। भारत को क्या करना चाहिए? भारत एक मध्यस्थ के रूप में उनके बीच में आ करके कुछ समाधान लाने की कोशिश करना चाहिए। हम एक ऐसे देश रहे हैं जो कि शांति प्रिय देश रहे हैं। कल मैं देख रहा था दोनों नेताओं के जो मीडिया भाइयों को जो दिए गए इंटरव्यू थे, उसमें हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने, मिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला भी कि हम शांति के जो रास्ते हैं उस पर चलने वाले लोग हैं, हम महात्मा बुद्ध के देश से हैं, महात्मा गांधी के देश से हैं, हम शांति के लिए ही आगे बढ़ेंगे, शांति से ही हम चाहेंगे कि ये मैटर सॉल्व हो, लड़ाई से सॉल्व नहीं हो सकता, और ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे भारत मध्यस्थता करने के लिए भी तैयार है। ऐसा ये स्टेटमेंट था। बाद में मैंने देखा जो यूक्रेनियन प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने, जो हमारे भारतीय पत्रकार वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, उनके साथ में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इंटरप्रेटर के थ्रू, और काफ़ी लंबा उनका ये इंटरव्यू था। जो भी जैसे भी क्वेश्चन थे हमारे पत्रकार पूछ रहे थे उसको बहुत बेबाकी से और अच्छे तरीके से उन्होंने जवाब भी दिया। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि यूएनओ में जहाँ पे भारत कोई भी रिजोल्यूशन अगर रसिया के अगेंस्ट में पास हो रहा था वहाँ पे भारत एब्सेंट हो जा रहा था, उसमें वोटिंग नहीं कर रहा था। हालांकि मिस्टर जेलेंस्की ये बोल रहे थे कि उन्होंने उस चीज़ को
डायलॉग में बात नहीं किया प्राइम मिनिस्टर के साथ, और ये पास्ट में जो चीज़ें हो चुकी हैं उसको हम लोग अभी उसके पीछे नहीं पड़ेंगे। अपने भारत की अपनी इंटरेस्ट है रसिया के साथ में, और हिस्टोरिक रिलेशंस रहे हैं, इसलिए ये इनका निर्णय है, भारत सरकार का निर्णय है। हमारी सरकार ने भी एज ए फ्रेंड जो भी कर सकते हैं रसिया के लिए उतना किया, लेकिन कहीं ना कहीं हम चूक रहे हैं इस युद्ध को बंद कराने में, या दोनों जो पड़ोसी हैं उनको शांत कराने में, लड़ाई को बंद करने में। हमें एग्रेसिव रूप से दोनों के बीच में आना चाहिए और उनको प्रेशर करना चाहिए कि पीसफुली ये डायलॉग करें। जो भी कंसर्न है नाटो का, या जो यूक्रेन को जो खतरा लगता है रसिया से, इन सब चीज़ों को लेकर के उनको बात करना चाहिए और इसको सॉल्व करके जो भी बॉर्डर है उसको मेंटेन करें और लड़ाई न लड़ें। लड़ाई काफ़ी लंबा चला और जिसकी वजह से परेशानियां जो बढ़ती जा रही हैं, न उन देशों में, बाकी सारी दुनिया भर में ये परेशानी बढ़ती जा रही है। चीज़ें काफ़ी महंगी हो गई हैं। पहले कोविड ने इतना इकोनॉमी बर्बाद किया, अब जो चीज़ें सप्लाई हैं खाने पीने की, उसमें यूक्रेन और रसिया का काफ़ी योगदान है जो वर्ल्ड फूड सप्लाई में, और उसमें कहीं ना कहीं इशू आ रहा है। चीज़ें महंगी हैं और पूरी दुनिया की जनता जो है महंगे सामान खरीद के खा रही है, स्पेशली जो अनाज वाले पार्ट हैं। तो मैं जब मिस्टर जेलेंस्की का इंटरव्यू देख रहा था, काफ़ी डिटेल में देखा मैंने कि उनका एक ही फोकस था, वो पत्रकारों से यही बोल रहे थे कि कहीं न कहीं ऐसा इंडिया में प्रेशर जनरेट हो और इंडिया जो है रसियन ऑयल्स जो बाई कर रहा है, पेट्रोलियम, और जो उसको $1 to $2 उसको दे रहा है पैसे के रूप में, उसको न दे। अगर ये पैसा रुकेगा तो रसिया की इकोनॉमी में प्रॉब्लम आएगा और रसिया फिर डायलॉग करने के लिए मजबूर होगा और बात करेगा, और तभी इस युद्ध का जो है समापन किया जा सकेगा। मुझे नहीं पता कि हमारी सरकार कितना क्या निर्णय लेगी, लेकिन एज ए सिटीजन मैं ये समझता हूँ कि हमारे देश को रसियन ऑयल अभी कम बाई करना चाहिए। जो अदर रिसोर्स हमारे हैं अरबिक कंट्रीज से, उनसे अभी लेना चाहिए, और रसिया को कहीं न कहीं प्रेशर देना चाहिए कि आप डायलॉग के लिए आगे बढ़ें। साथ में यूक्रेन को भी एक कठपुतली बन करके यूरोप और अमेरिकन के लिए एक मोहरा बन करके काम नहीं करना चाहिए। उसको अपने इंटरेस्ट को देखते हुए अपनी जो चीज़ें हैं उसको लेकर के रसिया से बात करें। दोनों पड़ोसी हैं, सिमिलर कल्चर है, सिमिलर भाषा है, और एक ही कंट्री के पार्ट रहे हैं। जैसे आज भारत पाकिस्तान है, वैसा ही कंडीशन वहाँ पे हो गया है। हमारे यहाँ तो रिलीजियस और अदर चीज़ें भी उसमें इन्वॉल्व है, लेकिन वहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि रिलीजन को लेकर के वहाँ पे परेशानी बढ़ी हो या कोई दिक्कत आई हो जिसकी वजह से लड़ाई लड़ रहे हो। वहाँ पे कहीं ना कहीं एक दूसरे से उनको खतरा लग रहा है, जिसकी वजह से ये लड़ाई बढ़ते जा रहा है। हमें सक्रिय रूप में आना चाहिए, क्योंकि जो वार है वो यूएस और चाइना लड़ रहे हैं रसिया और यूक्रेन के थ्रू, और एक दूसरे को दबा रहे हैं। देखेंगे अगर बैकग्राउंड में तो यूरोप एंड यूएसए मेजर सपोर्टर हैं यूक्रेन के। पैसे हो, हथियार हो, जो भी हो, सारा सप्लाई यूक्रेन को दे रहे हैं। ट्रेनिंग जो F-15 लड़ाकू विमान है, F-16 जो लड़ाकू विमान है, वो सारे सप्लाई जो है यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज दे रहे हैं। चाइना इधर बहुत सारे पार्ट जो लड़ाई में लड़ने के लिए यूज होते हैं, उनके ऑयल खरीदना, उनको पैसे देना, वो सारा चीन भी कर रहा है। हम भी हैं। वेपन्स का तो नहीं पता, लेकिन हम लोग ऑयल खरीद करके पैसे ज़रूर दे रहे हैं, पैसे से उसको रसिया को सपोर्ट कर रहे हैं, ऑयल के बदले पैसा।
और कई सारे न्यूज़ ऐसे भी मिले जहाँ पे हमारे कुछ भारतीय दोस्त जो हैं रसिया की आर्मी को ज्वाइन करके युद्ध में भी लड़े और शायद एक दो लोग मरे भी हैं। ऐसे भी न्यूज़ आए थे जो कि बहुत गलत है। हमारे देश के लोगों को रूस की तरफ से या यूक्रेन की तरफ से क्यों लड़ना है? क्यों हम जाएं वहाँ पे उस वार में, किसी के पक्ष में रहें और किसी पक्ष में नहीं रहें? मेरे हिसाब से तो रूस भी हमारा दोस्त है और यूक्रेन भी हमारा दोस्त है। जो हमारे भारतीय स्टूडेंट्स जो कि वहाँ पे फंस गए थे काफ़ी लंबे टाइम तक वार के टाइम पे, तो यूक्रेनियंस और रशियन दोनों साइड ने हमें काफ़ी मदद किया हमारे लोगों को वहाँ से निकालने में, ताकि वार फील्ड से वो लोग यहाँ से निकल सकें और सुरक्षित अपने देश में पहुँच जाएं। कल हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मिस्टर जेलेंस्की को उसके लिए धन्यवाद भी किया। लेकिन हम अगर एक विश्वगुरु बनना चाहते हैं, हम एक सुपर पावर बनना चाहते हैं, तो हमें वहाँ पे एक्टिव रोल में आना चाहिए और उनको फोर्स करना चाहिए दोनों कंट्रीज़ को कि आप इस लड़ाई को बंद करें और शांति से रहें एक दूसरे के साथ में। आने वाले टाइम में क्या होने वाला है वो हमें पता नहीं, क्या होगा फ्यूचर, क्योंकि कई बार मिस्टर पुतिन ने ऐसे धमकी दी है कि अगर बड़े लेवल पे ये वार बढ़ा तो हम न्यूक्लियर वेपन्स भी यूज करने में संकोच नहीं करेंगे। न्यूक्लियर वेपन्स जापान में 2 शहर पे यूज हुआ था, जिसका नतीजा आज के लोग वहाँ पे भोग रहे हैं। जापान की इकोनॉमी तबाह हो गई, जापान के लोग काफ़ी पीछे चले गए थे। हालांकि जापानीज़ बहुत हार्ड वर्किंग हैं, उन्होंने काफ़ी कम टाइम में अपनी इकोनॉमी को रिकवरी किया और दुनिया को सारी चीज़ें सप्लाई आज भी करते हैं और बहुत आगे निकल गए वो लोग। लेकिन उस काली सच्चाई को हम छुपा नहीं सकते कि न्यूक्लियर वेपन्स कितने खतरनाक हैं। और रूस से यूक्रेन के बीच में अगर ये यूज हुआ तो शायद आने वाला जो समय है वो मानवता के लिए बहुत ही बड़ा शर्मनाक होगा और मानवता जो है इस तबाही से उबर नहीं पाएगी। ये बहुत ही विनाशक होगा। इसीलिए भारत को तत्पर होकर के जल्द से जल्द इन दोनों नेताओं के साथ मीडिएट करके इन चीज़ों को सॉल्व करवाना चाहिए, इस युद्ध को रोकना चाहिए। और मुझे लगता है कि हमारे देश में वो कैपेबिलिटी है कि हम अगर मीडिएट करेंगे एक्टिव होकर के तो शायद हमारी बातों को लोग माने और करें। भारत की बात में बस आज इतना ही। मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।